हरियाणा की बात अगर करूं तो 10 साल में हुड्डा ने 80,000 लोगों को पक्की नौकरियां दी थी, जहां हमने अभी 10 साल हुए भी नहीं है 1,40,000 लोगों को पक्की नौकरियां दी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बनाए हुए मैन्युफैक्चरिंग आइटम जो होंगे उनके लिए हम स्पेशल बाजार देने का प्रयास हमारे संकल्प पत्र में है। आपने देखा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मुझे कई बार लगता है कि उनका कोई धर्म के आधार पर मैनिफेस्टो है। जो कल तक धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, आज उनका अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो एक धर्म के ऊपर ही केंद्रित हो गया। और आपके क्षेत्रीय नेता तो कांग्रेस ये कहते हैं कि भाई टिकट दिखाते मेरा दम घुटता है। तो ऐसी भी सोच बाहर निकल के आपके माध्यम से आ रही है, मैं तो गया नहीं, लेकिन इस तरह के भी जब दम घुट रहा है तो आप सोच सकते हो कांग्रेस की टिकट लेने वाले को कितनी हिम्मत चाहिए। महंगाई डायन खाए जाता है। एक वो रोटी कपड़ा और मकान में गीत बजता था कांग्रेस के टाइम, और शाम को भाव कुछ होते थे, सुबह के भाव कुछ और होते थे हर चीज के। आप इतनी जल्दी भूल गए। अच्छे अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। असली कांग्रेस तो आपने देखी नहीं, जो रोज लड़ती है, जूतियों में खीर बटती है। देखिए, वोट के टाइम हम अलग अलग लड़े थे। सरकार सीटें कमाने की वजह से उन्होंने गठबंधन, हमने सरकार चलाने का किया था। और अब वोट का समय आ गया, फिर हम अलग अलग हैं। ये घोड़े, ये मैदान। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र को जन जन तक पहुंचाने के लिए बेहद गंभीर है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने 14 अप्रैल को संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस संकल्प पत्र को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी फौज उतार दी है। इसी कड़ी में आज कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी में पत्रकारों से बातचीत की और पार्टी के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने राजनीति से जुड़े कुछ अन्य सवालों के जवाब भी दिए। आप खुद सुनिए यादव ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जिला के अध्यक्ष भाई प्रीतम चौहान जी, जिले के महामंत्री भाई ईश्वर सिंह चनेजा जी, हमारे जिले के मीडिया प्रभारी भाई विजेंद्र जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा कविता गुप्ता जी और सभी मेरी पार्टी के सम्मानित साथियों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, जो कल शाम को ही पूरे देश में आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है। संकल्प पत्र के माध्यम से हम उन योजनाओं को जो पिछले 10 सालों से चली आ रही थी और उनमें क्या और उसको आगे बढ़ाते हुए, और ये संकल्प पत्र कोई एक व्यक्ति ने तैयार नहीं किया, पूरे देश में हमारे इस संकल्प पत्र के लिए सुझावों के लिए वैन गली गली गांव गांव शहर शहर गई और उनमें करोड़ों लोगों के जो सुझाव इसमें जो आए वो हमने इसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसमें समाहित करने का काम किया है। और आपने देखा पिछले 2014 से और अब तक का निरंतर समय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कोई ऐसा वर्ग नहीं छूटा, कोई ऐसे क्षेत्र नहीं छूटा जिसमें विकास के नए आयाम स्थापित ना किए हों। आपने देखा कि कांग्रेस के 60 साल में उनका जो इस देश पे राज किया है और हमारा इस 10 साल का अगर कंपैरिजन करेंगे तो अनेक उपलब्धियां इसमें समाहित हैं और देश की जनता ने उसको देखा है विकास होते हुए। पिछले दिनों आदरणीय मोदी जी आए, एम्स का उद्घाटन करने गए और आपने देखा अगर केवल 2 एम्स बने थे किसी ज़माने में, एक जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था, इंदिरा गांधी जी ने नहीं बनाया, राजीव गांधी जी ने नहीं बनाया, एक एम्स मनमोहन सिंह ने बनाया। 6 एम्स
आदरणीय अटल जी ने बनाए और 16-15 एम्स जो हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में आज गतिमान है। इसी तरह से चाहे एयरपोर्टों की स्थिति हो, आपने देखा 70 एयरपोर्ट्स इस देश में कांग्रेस के समय बने, लेकिन इस 10 साल में आज 150 एयरपोर्ट तैयार हुए। ठीक उसी तरह से बंदरगाहों का सुधारीकरण भी हुआ, IIM भी हमने सबसे ज़्यादा बढ़ाए, IIT भी सबसे ज़्यादा बढ़ाए, मेडिकल की सीटें सबसे ज़्यादा बढ़ाई। और आज किसी भी क्षेत्र में आप कंपैरिजन करेंगे, सड़कों के मामले में भी आपने देखा कि जहाँ 10 से 12 किलोमीटर कांग्रेस के समय की रफ्तार थी, आज वो 30 किलोमीटर प्रतिदिन, और कई बार तो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम किया। आज नेशनल हाईवे बन रहे हैं, सड़कें पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी बन रही हैं। आज मैं हरियाणा की बात करूँ तो कोई ज़िला ऐसा नहीं जो नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा ना हो। कई ज़िले तो 2-2 नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हुए हैं। तो सड़कों का सुधारीकरण के साथ नए सड़क बनाने का हो, शिक्षा क्षेत्र में भी अनेक आपने देखा कॉलेजों के निर्माण, यूनिवर्सिटियों के निर्माण, उनके मुकाबले में कई गुना 10 साल में डबल होने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और उससे भी किसानों की बात करें, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हमारे 4 स्तंभ हैं जिनको हमने विकसित करना है, तभी हमारा 2047 का विकसित भारत की जो कल्पना है वो साकार होगी। उनमें सभी वर्गों को साथ लेके मोदी जी ने उन सब वर्गों का विकास करने का काम भी किया है, और उसमें हमारे इस संकल्प पत्र के माध्यम से और तेजी और गति किस तरह से उसमें आए। वो चारों स्तंभ हैं, जैसे महिलाएं हैं, युवा है, किसान है, गरीब है, और उन सबको कवर किया है। हम दूसरों की तरह, जैसे आपने देखा कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मुझे कई बार लगता है कि उनका कोई धर्म के आधार पर मैनिफेस्टो है। जो कल तक धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, आज उनका अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो एक धर्म के ऊपर ही केंद्रित हो गया। जैसे उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो धारा 370 हटा देंगे, हम आएंगे तो 3 तलाक बिल को हम हटा देंगे, हम आएंगे तो क्या नाम है CAA को हटा देंगे, NRC को लागू नहीं होने देंगे, वक्फ बोर्ड को और मजबूत करेंगे। तो इस तरह की जो आप उनकी कल्पना है, तो मुझे लगता है कि वो एक धर्म के नाम पे ही सरकारें चला रही हैं। और आज हमारा हर वर्ग को साथ लेने का संकल्प आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे होंगे अब किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और हमारा तो नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। ये एक देश को अगर आगे बढ़ाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, हर धर्म को साथ लेके चलना पड़ेगा, हर जाति को साथ लेके चलना पड़ेगा। बल्कि मोदी जी तो कहते हैं 142 करोड़ इस हिंदुस्तान के जो भाई है वो मेरा परिवार है। इतनी व्यापक सोच अगर किसी की हो सकती है तो आदरणीय मोदी जी की ये सोच है, भारतीय जनता पार्टी की सोच है। तो निरंतर हर क्षेत्र में आप देखेंगे, किसानों का भी जब से हमारी सरकार आई है, निरंतर हर साल MSP की निरंतर वृद्धि हो रही है। आपने देखा खाद की कीमतें बढ़ गई, लेकिन वो बोझ भी किसान की जेब पे नहीं पड़ा, उसमें भी 50% सब्सिडी देके और किसान को उसी कीमत पर देने का काम किया। और MSP पे तो आप देख रहे होंगे कि हमारे हरियाणा में तो 14 फसलें हम खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान की कोई ऐसी क्षेत्रीय दल नहीं जो इतनी फसलें खरीद रहे हों, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का ही वो है। तो ठीक इसी तरह से हर फसल का किसानों का इंश्योरेंस करने का जहाँ काम किया, उसी तरह से उनके जो किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो भी यंत्र थे उनमें सब्सिडी का प्रोविज़न किया। तो अनेक ऐसी सुविधाएं किसानों को देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे युवाओं के लिए भी जहाँ कॉलेज खोलने के काम थे, IIT खोलने के काम थे, वहीं स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया का एक नया सिस्टम लाके ताकि रोजगार के अवसर सबसे ज़्यादा प्राप्त हों। क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों एक ऋण योजना
इंडिया स्टार्टअप ऋण योजना हमने लागू की और उसी तरह से उसके माध्यम से आज हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आत्मनिर्भर इसलिए भी हो रहे हैं कि एक समय था जो रक्षा के लिए आपने देखा कि हमें बाहर से देशों के मुंह ताकने पड़ते थे, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर सेना में भी हुए हैं। सेना के जितने भी लड़ाकू विमान हैं, पनडुब्बियां हैं, प्रक्षेपास्त्र हैं, बुलेट प्रूफ जेटें हैं, आज वो हमारे सारे देश में आपने देखा बन रही। और आपने देखा स्टार्टअप और स्टैंडअप को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को अभी इसमें हमारे जो मैनिफेस्टो है इसमें इसका जिक्र है। उन्होंने कहा है कि हम स्टार्टअप और स्टैंडअप के माध्यम से ज़्यादा युवाओं को रक्षा यंत्रों में भी उनको अवसर प्राप्त करवाएंगे, उसी तरह से औद्योगिक क्षेत्रों में भी, उसी तरह से रेलवे के कंपोनेंट में भी, रेलवे के यंत्रों में भी उनको भी हम आगे बढ़ाने का काम उन स्टार्टअप और स्टैंडअप, ताकि युवाओं को अवसर इस बारे में मिले। ठीक इसी तरह से महिलाओं के बारे में भी आपने देखा मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को पावरफुल बनाने का जो काम किया है और उनका एक सिस्टम भी चालू किया है। नाम तो पहले से था, लेकिन आज उनको आगे बढ़ाने के लिए हर घर में रोजगार किस तरह से पहुंचे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बनाए हुए मैन्युफैक्चरिंग आइटम जो होंगे उनके लिए हम स्पेशल बाजार देने का प्रयास हमारे संकल्प पत्र में है, ताकि उनको दूर ना जाना पड़े, उनको सब साधन मुहैया कराने का, साथ साथ ऋण मुहैया कराने का, ताकि वो भी आम गृहिणी भी उस सरकार के हिस्सेदार बन के और आत्मनिर्भर की तरफ निरंतर बढ़े। उसी तरह से आपने देखा पिछले दिनों 1 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प था उसको पूरा किया। उसी के साथ ड्रोन दीदी का संकल्प भी हमने पूरा किया। अब हमारा लक्ष्य 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प है वो भी इसके माध्यम से हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आज आपने देखा हमारी पंचायतों में 50% महिलाओं को, इसी तरह से थानों के नए थाने खोलने, महिलाओं को सम्मान देने का जो काम किया है। और इसी के साथ साथ आपने देखा बैकवर्ड भी, पिछड़े लोग भी इसके भागीदार हों, सत्ता में हिस्सेदारी उनकी हो, उनको भी आपने देखा 8% हमने पंचायतों में भी, जिला परिषदों में भी, नगर परिषदों में भी उनको 8% आरक्षण देने का जहाँ काम किया है। और अभी हाल ही में आपने देखा नारी बंधन के माध्यम से हमने आज महिलाओं को विधानसभा में भी आरक्षण देने की बात कही है, वहीं लोकसभा में भी आरक्षण महिलाओं का। ये बहुत समय से महिलाएं इस देश में अपना आरक्षण मांग रही थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं तो बधाई देना चाहूँगा आदरणीय मोदी जी और सरकार को, अब उन्होंने बहनों की सुनी और आज बहनों को आगे बढ़ा के आज भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के निश्चित तौर पे आगे बढ़ रही हैं। ये एक सरकार की नीति और नीयत का ही कमाल है। ठीक उसी तरह से 80 करोड़ लोगों को आपने देखा 2020 से उन गरीब लोगों को रोटी की दिक्कत शाम को ना आए, इसलिए फ्री अन्न देने का जहाँ काम किया है। उसी तरह से आपने देखा कभी संकल्प पत्र के माध्यम से जो ओल्ड एज हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको भी आयुष्मान योजना के साथ जोड़ा है। उन्हीं के लिए उनके मनोरंजन के, उनके स्थान बनाने का भी संकल्प इसमें लिया गया है। और उसी के साथ एक ऐसा पोर्टल खोलने का भी हमने सरकार कर रही है, ताकि जो ओल्ड एज है वो चलते फिरती प्रयोगशाला है, वो एक वर्कशॉप है, उसके माध्यम से उनको अनुभवों का फायदा किस तरह से आदान प्रदान डेली हो, उसका भी इसमें किया गया है। तो आज जहाँ बुजुर्गों का सम्मान इस संकल्प पत्र के माध्यम में है, उसी तरह से युवाओं को अनेक अवसर देने का है, उसी तरह से महिलाओं को और उसी तरह से किसानों को भी इसमें आगे बढ़ने के सुअवसर प्राप्त हो रहे हैं। आगे भी हम एमएसपी के आधार पे और निरंतर इसी तरह की बढ़ोतरी इसमें करते रहेंगे। तो हर वर्ग को, और आपने देखा पिछले दिनों आज हमारी वंदे भारत ट्रेन जो चल रही है, आज 56 ट्रेनें हमारी आज चली हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरह की ट्रेनें हिंदुस्तान में जापान की स्टाइल पे हम आनंद ले पाएंगे। आज नई रेलवे लाइन भी हो रही हैं, क्योंकि आपने देखा पिछले 10 किलोमीटर भी नहीं बनती थी,
आज हमारी 20 किलोमीटर डेली नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है। इसी तरह से बुलेट ट्रेन की वो लाइनें भी तैयार हो रही हैं। और इसी के साथ आज रेलवे में जो हमने वाकई में ही इतनी बड़ी तरक्की की है जो काबिल तारीफ है। आज हम 1300 करोड़ रुपए 1300 स्टेशन जो है उनका जीर्णोद्धार जहाँ कर रहे हैं, जिसमें मेरा एक कोचली का भी आज 13.5 करोड़ रुपए लगा के और वो आज पुनर्निर्माण उसका किया जा रहा है। इस तरह से 1300 रेलवे स्टेशन। और आपने देखा स्वच्छता का कितना बुरा हाल रेलवे स्टेशन पे था, नाक बीच के वहाँ बैठना पड़ता था। लेकिन आज स्वच्छता मोदी जी का, क्योंकि वो इस बात को समझते थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो जन्म से ही लागू होनी चाहिए थी। आज क्या कारण था कि आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छता के ऊपर इतना फोकस करना पड़ा, और नहीं तो ये शुरू से ही पैदा हो जानी चाहिए थी। तो आज जहाँ रेलवे की उपलब्धियां हैं, वहीं आज सेना की अनेकों उपलब्धियां हैं। और आज पूरी दृढ़ता के साथ बराबर के मुल्कों को हम जवाब दे रहे हैं। वो आपने देखा भी होगा, एयर स्ट्राइक के माध्यम से, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से यूक्रेन और रूस के जब लड़ाई थी, युद्ध था, तो 40,000 लोग हमारे फंसे हुए थे। किस तरह से युद्ध रुकवा के उनको सकुशल वापस लाने का जो काम किया, निश्चित तौर पे उनकी सरकारों ने ये जरूर कहा हम कैसे पहचानेंगे हिंदुस्तानी। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में तिरंगा झंडा हो वो समझ लेना हिंदुस्तानी है। और उस तिरंगे की ताकत आपने बढ़ते देखा होगा। पाकिस्तान का आदमी भी उस तिरंगे को लेके बाहर निकल के आया, और बांग्लादेश का आदमी भी उस तिरंगे को हाथ में लेके बाहर निकल के आया। इसी तरह से म्यांमार की बात करें, इसी तरह से कतर में आपने देखा हमारे फांसी की सज़ा जो हमारे यहाँ से अधिकारियों की हो गई थी, उनको भी सकुशल वापस लाने का काम किया। और जो हमारा विश्व गुरु का सपना है, निश्चित तौर पे आज मुझे उसकी जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। जब वो 21 जून को योग दिवस के माध्यम से हमारे साथ पूरी दुनिया सांस में सांस मिला के सांस छोड़ती है, तो एक और इसी तरह से आपने देखा जो ब्रिटेन जैसे मुल्क जो हमारे ऊपर राज कर गए थे, आज हिंदुस्तानी उनके ऊपर राज कर रहा है। तो ये शक्ति, ये लोगों का, भारतवासियों का आशीर्वाद से एक अच्छे हाथों में इस भारत की जनता ने उनको ताकत दी, और उसी का परिणाम है आज विश्व भारत की तरफ निगाहें फैला के देख रहा है। बड़ी से बड़ी विश्व की समस्याओं को आज भारत मध्यस्थता कर रहा है। ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। आप बार बार मुझे टोक करें फिर भी बता दें। देखिए, मैनिफेस्टो दूसरी पार्टीज ने भी बनाया, अपना विपक्षी दलों ने भी बनाया, उसमें और भाजपा के मैनिफेस्टो में फर्क क्या है, क्या अलग है, क्या विशेष है? ये मैंने अलग बताया ना आपको। अब उनका एक धर्म के आधार पे मैनिफेस्टो आया है, हमारा सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फर्क है। ये अक्षर ऐसे नहीं बने, इसी में सारे अंतर, इसी में सारे मीनिंग, इसी में सारा मोरल छुपा है। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, ये 3 बड़ी जरूरी चीजें हैं समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए। विकसित भारत तभी बनेगा जब 3 चीजें उपलब्ध होंगी जी। उसके लिए क्या प्रयास? उसका मैंने बताया कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड युवा तैयार कर रहे हैं, उनको उस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्योंकि सरकारी नौकरियां तो आप समझते हो सब लिमिटेड हैं, लेकिन आज जहां हमारा पासपोर्ट आसान हो रहा है, जहां वीज़ा आसान हो रहा है, वहीं हम ट्रेंड भी कर रहे हैं, टेक्निकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं। उधर पारदर्शिता भी को हम मेंटेन कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जो टेक्निकल हैं, जो बच्चे काबिल हैं, उन्हीं का नंबर सरकारी नौकरियों में हो। और उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं स्टार्टअप और स्टैंडअप वर्ल्ड का तीसरा नंबर अगर कोई है तो भारत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी यहाँ तक हम पहुँचे हैं, आगे और जल्दी इस पे वर्क हो रहा है। इसका बजट अलग से प्रधानमंत्री की सोच है कि ये हमारा जो भारतवर्ष है ये युवा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी देश में युवा शक्ति है, और उन्होंने तो सारी चीज़ों को पहचाना है जो हमारे देश में बेकार पड़ी थी। उन्होंने जहाँ युवाओं को ताकत बढ़ाने का, युवाओं को पहचानने का काम किया, वहीं प्रकृति को भी पहचाना। आज आपने देखा सोलर क्रांति में जो हमारे कई मुल्क ऐसे हैं जो 6 महीने रात 6 महीने दिन इतनी ठंड होती है, -डिग्री टेम्परेचर होता है, लेकिन हमारे तो प्रकृति का इतना हमें वरदान है। अगर आज सोलर हर घर पे
अभी करोड़ लोगों के ऊपर, बल्कि उससे पहले भी। ये तो यही है। और अब तो हमारे इस मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में इसमें यही जिक्र है कि आने वाले समय में हम सबके घरों पे सोलर लगाएंगे ताकि उन गरीब आदमियों को बिजली फ्री मिल सके। उसकी व्यवस्था भी इसमें हुई है। तो आज इतना बड़ा कदम, इसी तरह से विंड है, हवा चलती थी, उसका इस्तेमाल करने का काम आज मोदी जी ने विंड पावर को पहचाना और उसी में एनर्जी को इकट्ठा किया। तो आज प्रकृति का भी वरदान इस देश में है, लोगों का भी वरदान इस देश में है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार दिशा देने वाला शिल्पीकार चाहिए। वो शिल्पीकार 10 साल से इस देश को मिला हुआ है, इसलिए उन सारी चीज़ों का सदुपयोग करते हुए और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो क्या मानते हैं विरोध क्यों हो रहा है जो भाजपा के उम्मीदवार हैं? देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, ये पहली बार विरोध नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है, पहली बार विरोध नहीं है। आप निरंतर देख रहे होंगे, हर छठे महीने कोई न कोई विरोध इसमें खड़ा रहता है। और इन कारणों का आपको भी अच्छी तरह से पता है, मुझे तो पता ही पता है, लेकिन आपको भी पता है कि पिछले 10 साल में हरियाणा प्रदेश में हमने किस समस्याओं के आधार पे हमने सरकार चलाने का काम किया और हरियाणा को नई ऊंचाइयां, नई दिशा देने का काम किया, व्यवस्था परिवर्तन का काम किया और उसी तरह से क्षेत्रवाद को खत्म किया। तो आज ये सब सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं तो ये परेशानियाँ होंगी। विरोध तो कोई भी, इतने बड़े गांव हैं, इतना बड़ा शहर है, विरोध तो देखिए आपको जो वोट मिलती हैं तो 50-60% मिलती हैं, ठीक है कि नहीं। मैं अपने चुनाव का अगर आपको उदाहरण दूं तो मेरे चुनाव में 59% वोट पोल हुई। 41% लोगों ने वोट में इंटरेस्ट नहीं समझा, जिसमें से 30% मेरे को अकेले को मिली, 30% में सब रहे। तो सारे मेरे साथ पहले दिन ही नहीं थे। तो विरोध तो देखिए बल्कि मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा, अब चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, सरकार बनती रहेंगी, बनाती रहेंगी, लेकिन भाईचारा किसी को बिगाड़ने की इजाज़त समाज ने देनी नहीं चाहिए। क्योंकि ये तो सब ने ही आना है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई दूसरे वाले नहीं आएंगे। लेकिन ये जो सिस्टम जो चला रखा है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको वोट की ताकत मेरे पूर्वजों ने दे रखी है, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। जब आपके हाथ में जो हथियार है, अब तो वो टाइम है, अब तो विरोध का मतलब ही नहीं। इसीलिए तो आज सब नेता गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कहते हैं भाई आप हमें वोट दो। जब आपके पास हथियार है तो दूसरी चीज आप अपना रहे हो, तो इसके पीछे क्या है ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। चुनाव सिर के ऊपर है, 25 मई के चुनाव होने हैं लोकसभा के, और अभी कांग्रेस में जो उठा बैठक है, जो आपसी कूटबाजी दिखाई दी, किस पायदान पर देखते हैं आप कांग्रेस को और भाजपा को दोनों? देखिए, वैसे तो हमारा कहीं मुकाबला है नहीं। हमारे आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने पहले ही हमने 10 की 10 टिकटें अनाउंस भारतीय जनता पार्टी ने कर दी और कांग्रेस को कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। आप देख भी रहे होंगे, रोज़ उनकी मीटिंगें भी रही हैं, उन मीटिंगों के रोज़ नतीजे भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और आपके क्षेत्रीय नेता तो कांग्रेस ये कहते हैं कि भाई टिकट दिखाते ही मेरा दम घुटता है। तो ऐसी भी सोच बाहर निकल के आपके माध्यम से आ रही है, मैं तो गया नहीं। लेकिन इस तरह के भी जब दम घुट रहा है तो आप सोच सकते हो कांग्रेस की टिकट लेने वाले को कितनी हिम्मत चाहिए। विधायक जी, गुड़गांव क्षेत्र में मुस्लिम मतदाता भी हैं, हिंदू मतदाता भी हैं, सभी मतदाता हैं, तो तुष्टीकरण की जैसे बात आपने कही, तो क्या चुनाव पे या मतदान पे इसका असर पड़ेगा? देखिए, हम तो किसी धर्म और जात की बात ही नहीं कर रहे। हम तो कहा ना, हम सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास। मैं तो जो कर रहे हैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। तुष्टीकरण की राजनीति ठीक नहीं है। जो कल तक अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बता रहे थे, उनका धर्म आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। देखिए, सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि आपने पिछले मैनिफेस्टो में हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, इस बार तो वो जिक्र भी नहीं किया। रोजगार देने की बात बहुत नहीं, इस बार भी हमने जिक्र किया है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की जो बात कह रहे हो, वो खाली सरकारी रोजगार थोड़ी है। उसमें हम कह रहे हैं ना, स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, आज लोगों को खड़ा करने का, आत्मनिर्भर बनाने का है, MSME है, उनमें सबको लगा रहा कि वो रोजगार ही है, ऐसा नहीं है। और मैं हरियाणा की बात अगर करूं
तो 10 साल में हुड्डा ने 80,000 लोगों को पक्की नौकरियां दी थी, जहां हमने अभी 10 साल हुए भी नहीं है 1,40,000 लोगों को पक्की नौकरियां दी। और आपको पता है महंगाई का गीत कब कब बजता था? जब कांग्रेस आती थी जब बजता था, महंगाई डायन खाए जाता है। एक वो रोटी कपड़ा और मकान में के गीत बजता था कांग्रेस के टाइम, और शाम को भाव कुछ होते थे, सुबह के भाव कुछ और होते थे हर चीज़ के। आप इतनी जल्दी भूल गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। और कांग्रेस जब आती थी तो गेहूँ भी बाहर से मंगाती थी। अब हमारे बहुतायत में गेहूँ है, हमारे को बाहर की बताए क्यों, बाहर से क्यों मंगाती थी? उसके पीछे भी एक षड्यंत्र होता था, कहीं उसका बीमारियों को उसमें वो क्या कहते हैं खरपतवार छोड़ने का भी एक षड्यंत्र होता था। विधायक साहब, कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि भाजपा जिन लोगों को भ्रष्टाचारी कहती थी, आज उन्हीं भ्रष्टाचारी पौधों को उन्होंने अपने बगीचे में लगा लिया। इसका आने वाले समय में असर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जनता देख रही है सारी चीज़ें। और आपको पता है कि अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। असली कांग्रेस तो आपने देखी नहीं, जो रोज लड़ती है, जूतियों में खीर बटती है। यूं तो हम सरदार पटेल की बड़ाई करते हैं, वो भी कांग्रेसी था। शास्त्री जी की बड़ाई करते हैं, वो भी कांग्रेसी था। ऐसा हमारा व्यक्ति का फर्क होता है। तो आज आप देख रहे होंगे दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई मूर्ति बनी है तो वो सरदार पटेल की आदरणीय मोदी जी ने बनाई है, जो आज उनको देखने भी जाते हैं, और कितनी बड़ा टूरिस्ट हब वो बना है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया, कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया। वो किस चीज का न्याय मांग रही है, ईडी का, सीबीआई का, या भाजपा? नहीं, वो क्या न्याय मांग रही है, न्याय तो वो तो वही बता पाएंगे, क्योंकि हमने तो अपना पूरा इसमें डिटेल में छापा है। अब वो किससे न्याय मांग रहे हैं? क्योंकि न्याय तो मांगेंगे जिन्होंने इतने साल राज कर लिया, गद्दी नहीं मिली तो गद्दी का ही न्याय मांग रहे होंगे वो। अब गद्दी तो जनता देगी देश की, वो देखेंगे भाई किसको देनी है, कौन काबिल है। लेकिन विपक्ष तो बार बार ये भी आरोप लगा रहा है कि भाजपा में जो चला जाता है सभी उसका शुद्धिकरण हो जाता है, लेकिन जो नहीं जाता उसके ऊपर ईडी, सीबीआई इस तरीके की। विपक्ष से और आप क्या उम्मीद करते हैं? विपक्ष तो यही कहेगा, विपक्ष का काम भी यही है। ईडी सीबीआई उन लोगों की नहीं जाती जहाँ कुछ मिलता नहीं, ईडी सीआईडी वहीं जाती है। और मोदी जी तो हर मंच से कहते हैं अगर भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो फिर अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो भी आप लिए दिए नहीं जाएंगे, फिर भी लोग कहेंगे करनी और कथनी में फर्क है। हम तो जो कहते हैं वही करते हैं। जसपा की तरफ से भी बयानबाजी आ रही है कि 2019 के चुनाव में उनके सहयोग से आपने सरकार बनाई, लेकिन अब गठबंधन टूटने से ये रहा इतनी आसान नहीं है। देखिए, वोट के टाइम हम अलग अलग लड़े थे, सरकार सीटें कमाने की वजह से उन्होंने गठबंधन, हमने सरकार चलाने का किया था। और अब वोट का समय आ गया, फिर हम अलग अलग हैं। ये घोड़े, ये मैदान। एक आखिरी सवाल हम पूछ लेते हैं आपसे, बहुत सवाल होंगे कि आज के युवा के पास रील्स बनाने के लिए समय है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के लिए 7-7 घंटे वो गुजार देता है उसके ऊपर, लेकिन वोट बनाने के लिए समय नहीं है। जो 18 साल के हो गए उनके लिए क्या अपील है? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा उन नौजवान साथियों को भी और इस क्षेत्र की जनता से भी कि ये जो अधिकार वोट का है, ये आपकी मेहनत से भले ही ना मिला हो आपको, लेकिन हमारे पूर्वजों के संघर्ष के बाद आपको ये अधिकार मिला है। और इसका उपयोग नहीं करता उसको ये समझ लो, पहली बात तो करना चाहिए, और अगर इसका उपयोग कोई नहीं करता तो उसको भी फिर सरकारों को कोसने का अधिकार नहीं।